बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन, पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी। और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आराम का दिन है और कल जो मैच हुआ मुल्तान सुल्तान ने जिस अंदाज से इस HBL PSL की महंगी तरीन टीम रावलपिंडीज को शिकस्त दी, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि रावलपिंडीज को अब इस HBL PSL में कम बैक के लिए सख्त जिद्दोजहद करना पड़ेगी। साहबजादा फरहान के बल्ले से जो रन्स का सैलाब बह रहा है, उसके आगे कोई भी बॉलर बंद बांधने में नाकाम रहा है। 232 रन अब तक साहबजादा फरहान ने इस टूर्नामेंट में स्कोर किए और कल उनकी शानदार बैटिंग की बदौलत मुल्तान सुल्तान ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की रावलपिंडीज के खिलाफ। किसकी नजर लग गई है रावलपिंडीज को? उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान भी नाकाम साबित हो रहे हैं। 4 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 82 रन बनाए। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अब चूंकि आज आराम का दिन है, कल से कराची में मैचेस शुरू होंगे, तो अब देखते हैं कि कराची में किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करती है रावलपिंडीज की टीम और क्या मुल्तान सुल्तान अपनी फतूहात के सिलसिले को जारी रखती है या नहीं रखती। इस हवाले से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे दोनों एनालिस्ट, दोनों पैनलिस्ट। फवाद आलम जो 19 टेस्ट मैचेस, 38 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 24 T20 मैचेस पाकिस्तान की जानिब से खेल चुके, और उनके साथ मौजूद है मोहम्मद समी, जिनके बारे में कल बताया था कि उन्होंने हैट्रिक की है, वनडे में भी हैट्रिक की है और उसके अलावा टेस्ट में भी हैट्रिक की है। मोहम्मद समी 36 टेस्ट मैचेस, 87 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 13 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो फातेह टीम थी उसका ये हिस्सा रहे। इन दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि आज आराम का दिन है, हम कल के मैच के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे, खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर नजर डालेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं हम फवाद आलम से। फवाद, कैसे देखते हैं जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान, हालांकि वो एक मैच हारी है, लेकिन फिर उसके बाद जो उसकी परफॉर्मेंस रही है दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है और हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान ज्यादा एक्सपर्ट नजर आ रही है। कल 7 विकेटों से जीती, 17वें ओवर में टारगेट अचीव कर लिया। ओवरऑल आप उनकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? अब तक मुल्तान सुल्तान पे जो है ना सिर्फ एक मैच में प्रेशर आया था अगेंस्ट लाहौर कलंदर, जब 183 रन चेस करने थे 13 ओवरों में। जब पता चलता है कि टीम का वो कहाँ स्टैंड कर रही है, तो वहां पर प्रेशर में नजर आया। स्मिथ से भी रन नहीं होते, साहबजादा से भी रन्स नहीं हुए थे। तो ये चीजें जब आगे अब देखेंगे कि जब इन पे प्रेशर आएगा, जब वहां से वो कैसे निकलते हैं। बट अदरवाइज जिस तरह की वो क्रिकेट अभी तक खेल रहे हैं, वो किसी को अपने सामने करीब तक नहीं आने दे रहे। कि मैच ऐसा भी नहीं होता कि यार 20वें ओवर में रन्स बने या 6 आउट हो गए या 8 आउट हो गए। वो बिल्कुल ही वन साइड मैचेस जीत रहे हैं और कॉम्बिनेशन उनका बड़ा जबरदस्त बन गया है। और अगर आप देखें लाहौर पे, जहां पर हम कहते कि भाई स्विंग भी हो रहा है, अगर आप देखें कल भी अर्ली ऑन स्विंग हुआ है। जिस तरह से जो है सिडल ने ओवर किया और उसके बाद वो जो इस्माइल वटू थे, जिस तरह से उन्होंने बोल्ड किया उसको यासिर खान को, तो वो भी थोड़ा सा अंदर आया। इनसाइड एज पे हुआ था, इनसाइड एज भी, लेकिन हवा में समी में भी बताएंगे वो आया भी, अंदर भी आया था और उससे पहले वाला बॉल भी आया था। खैर तो थोड़ा सा उसको भी मिल रहा है, लेकिन जो उनके स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डोमिनेट कर रहा है। कोई ना कोई जो है ना, हाँ जी, कोई ना कोई आगे जो है ना स्टेप अप करता है। कभी जो है नवाज कर देते हैं, कभी अरफात कर देते हैं, लेकिन कल हमने देखा फैसल अकरम ने किया। उन्होंने ठीक है 31 रन दिए, बट उन्होंने 4 विकेटें ली। जहां उन्होंने छक्का खाया, बाउंड्री खाई, उसके बाद अगली बॉल पे विकेट ली है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि फैसल अकरम को जैसे मिचेल आउट हुए, बहुत प्रेशर में खेले, शायद उनसे हाथ बिल्कुल चेक नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्होंने मिचेल को किए ही सारे रॉन्ग वन है। तो आई थिंक ये भी बड़ा एक ट्रेजेडी थी उनके साथ। और जहां पर पार्टनरशिप लगना शुरू होती थी वहां पर विकेट गिर जाती थी पिंडीज की। बट पिंडीज की अगर हम बॉलिंग देखें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जैसे अगर उन्होंने जैसे पहले मैच में अगर जैसे 214 रन किए तो उन्होंने चेस करा दिए थे, तो पिंडीज की बॉलिंग के लिए बैट्समैनों को एटलीस्ट 220 रन करने पड़ेंगे कुछ भी हो। लेकिन उनकी अनलकी वो लोग इसलिए भी रह रहे हैं कि वो टॉस भी नहीं जीत रहे, कि वो चेस करने चले जाएं, तो शायद कुछ चीजें चेंज हो। पहले मैच में 215 रन चेस करवा दिए पेशावर ज़ल्मी। नहीं, मैंने कहा खुद वो चेस करने चले हैं। मैंने कहा अभी तक वो चेस करने नहीं जा रहे ना, तो थोड़ा सा वो भी तो उनका वो जो कहते हैं ना किस्मत चेंज नहीं हो रही, कि शायद टॉस अगर जीते फील्डिंग करें ताकि किसी टीम को शायद 160, 170, 180 पे पकड़ सकें ताकि वो चेस कर सकें। समी, आपने देखा कल के मैच में, एक तो ये बताइए कि वो चारों ऑस्ट्रेलियंस को खिला रहे हैं। कप्तान एस्टर टर्नर ऑस्ट्रेलिया का, फिर स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया का, फिर पीटर सेडल, फिर विकेट कीपर जॉश फिलिपी।
चारों को वो हर मैच खिला रहे हैं। सडनली तो समझ लीजिए एक हफ्ते में 4 मैच खेल लिए। तो आप कैसे देखते हैं जो ऑस्ट्रेलियावी माइंडसेट नजर आ रहा है उस टीम में, जिस तरीके से खिलाड़ियों को उन्होंने जेल किया है? साहबजादा फरहान रन स्कोर कर रहा है, स्मिथ अगर नहीं करता तो फिलिपी ने कल रन स्कोर कर दिए। ओवरऑल आप उनके माइंडसेट को कैसे देखते हैं? इकबाल बिल्कुल नजर आ रहा है उनके खेल से कि जिस तरह का वो माइंडसेट है, फिर आपस में एक साथ वो तीनों चारों एक ही कंट्री से हैं और खेलते आने के साथ तो काफी ज्यादा जो है कहते हैं कि कोलैबोरेशन हो गई है और वो पार्टनरशिप ग्राउंड में भी नजर आ रही है कि जिस तरह एक दूसरा गेम को वो कंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो स्टाइल से नजर आ रहा है। अगर अर्ली ऑन अगर उनकी बैटिंग की बात की, आते ही फेयरलेस कहते हैं, कोशिश करते हैं कि 6 ओवर में 10 से ज्यादा टोटल दें। अगर बात करें कल की मैच की, देखें जीत हार अपनी जगह, लेकिन एक टीम अगर 2 मैचों में 200 रन करके चेज कराई हुई हो तो फिर इसको चाहिए, जैसे फवाद ने बात की, एक्स्ट्रा 20-30 रन ऐड करके दे बॉलिंग को। ठीक है बॉलिंग नहीं चल रही, लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल उनकी इंटेंट देखें तो 6 ओवर में 50 रन भी नहीं थे उनके और विकेट एक ही गिरी हुई थी। तो मेरे ख्याल में वो एरिया जहाँ था जहां वो टारगेट कर सकते थे कि थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा 20-30 रन ले ताकि वो टोटल बढ़ाई जाए। ओवरऑल बॉलिंग स्ट्रगल करती हुई दिखी मुझे रावल। आप समझते हैं कि साहबजादा फरहान जो कि अब तकरीबन ऑलमोस्ट आउट हो चुके हैं HBL PSL से, साइड स्ट्रेन उनको हुआ, पहले मैच में उनकी बड़ी पिटाई हुई आमिर के साथ, फर्क पड़ा है, सबसे महंगे खिलाड़ी लिए रावलपिंडी ने, 6 करोड़ कुछ लाख के वो लिए, अब वो तो नहीं खेल रहे। और आमिर भी पिटे कल के मैच में। आमिर ने विकेटें तो ली, पहले स्टीव स्मिथ को भी आउट किया, लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, जो उनका तजुर्बा है उससे भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहे वो लोग। जी हाँ बिल्कुल इकबाल भाई, देखें अगर वो स्टार्ट ऑफ द सीजन देखें, जमान खान उन्होंने लिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हुए। फिर अगर 2 मैच की बात करें, नसीम शाह है वो भी इंजर्ड हुए। फिर बात की आमिर की, अभी तक उस तरह रूप में नहीं आए। देखिए कल मैच में एक पोजीशन ऐसी थी जहां 3 ओवर में 18-19 रन थे और 1 विकेट गिरी थी और वहां पे आपने एक्सपीरियंस बॉलर आमिर खान को लाया और जो उन्होंने 16-18 रन बने, वहां से प्रेशर ईजा हुआ। मेरा ख्याल में कि थोड़ा सा उनको इस स्ट्रेटेजी भी काम करना पड़ेगा। जब आपको पता है कि बॉलिंग नहीं आउट कर रही तो आपको अर्ली ऑन चांस लेने, पता है आपको साहबजादा की फरहान की जिस तरह की फॉर्म चल रही है, अगर वो डीप जाते हैं तो 1 साइडेड कर देंगे। तो आपको कोशिश करनी थी अर्ली ऑन जब नए आए तो उसको विकेट लेने जाए। अगर आप देखें ओवरऑल आमिर बॉलिंग कर रहे थे, यासिर अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे कल के मैच में उन्हें, तो कोई स्लिप नहीं है, थर्ड मैन ऊपर लिया हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि वो चाह नहीं रहे या गेम प्लान मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। हालांकि अगर वो कोशिश करते 2-3 विकेट लें तो नहीं कर चाहता। लेकिन फवाद, रिजवान की कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे? रिजवान पाकिस्तान को व्हाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी कर चुके हैं, उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में हम सीरीज जीते और वो खुद भी रन नहीं कर रहे। 4 इनिंग्स में उनके 83 रन हैं, सिर्फ पहले मैच में उन्होंने 40 आउट किए थे, उसके बाद से वो कामयाब नहीं हो रहे। तो एज अ कैप्टन आप क्या समझते हैं? एक तो उन्हें रन्स करने और दूसरे समी जो कह रहे हैं कि वो समझ में नहीं आ रहा कि न स्लिप ले रहे हैं, जब शुरू में कोई अटैक नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह समझ? जहां तक कप्तानी की बात है, तकरीबन 4-5 साल से तो मेरे ख्याल से वो फ्रेंचाइज की कप्तानी कर रहे हैं और पाकिस्तानी टीम की भी उन्होंने कप्तानी की है। जैसे कि आपने बताया एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन जब ऐसा होता है, जब आपकी टीम जीत ना रही हो ना, तो बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। अगर लास्ट ईयर उन्होंने मुल्तान की भी कप्तानी की तो 1 मैच शायद वो जीते हैं, ठीक है, तो 9 मैच उसमें भी कितने मैच वो हारे हैं। तो अभी भी यही देख लें कि यही चल रहा है कि 4 मैचेस हो गए हैं तो वो कोई भी मैच नहीं जीत पाए। तो सारा जो ब्लेम है ना वो कप्तानी पे आ जाता है। देखिए अगर मोहम्मद आमिर या आमिर खान या आसिफ अफरीदी या वो निशाद अभी तक निशाद खेल रहा है, उसकी इकॉनमी तो चेक करें आप। 3 ओवर में कल भी उसने 46 रन दिए, तो मतलब एक स्पिनर, एक जगह स्पिनर 4 आउट कर रहा है, ठीक है, रिस्ट स्पिनर, और एक लेग स्पिनर जो है वो 3 में 46 रन दे रहा है। तो मतलब ये तो कैप्टन के साथ भी इंसाफ नहीं है ना, तो फिर हम उसकी कप्तानी कैसे गलत कह सकते हैं? कॉम्बिनेशन सही नहीं है, इसका मतलब है किसका कॉम्बिनेशन सही नहीं लगा? जो उनके पास बेस्ट पॉसिबल है, जो बैटिंग में वो तो ठीक है, उनकी बॉलिंग में प्रॉब्लम बॉलिंग में आ रहा है और बॉलिंग में वो एक आध ही चेंज करते हैं, हर मैच में चेंज नहीं कर रहे। नसीम शाह जैसे आपने कहा वो अनफिट हो गए, तो अब ये तो देखें इंजरी हुई है, इंजरी के साथ तो कोई नहीं लड़ सकता, ठीक है। अब वो बेंच पे जो उनके पास बेस्ट पॉसिबल प्रोबेबल्स हैं उसमें से जाहिर है वो चांस देंगे, लेकिन वही वाली बात है कि डिलीवर कोई नहीं कर रहा है। स्टैंड अप वो कहते हैं ना कि आके जो आगे परफॉर्म करे, भले कोई आमिर ही कर दे, एक्सपीरियंस बॉलर है ना, आमिर ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई स्पेल करे अपना, जो कि नजर नहीं आ रहा। बैटिंग ऑर्डर में भी चेंज नहीं कर रहे। नहीं, बैटिंग ऑर्डर में अगर आप देखें तो कल थोड़ी सी चेंजिंग की है जी, चेंजिंग की है। अब हमने लास्ट मैच में भी कहा था कि वो ओपनर है या 3 नंबर आ जाएगा, तो उनको 4 नंबर पे भेजा गया, कल 4 पे भेजा गया। बड़ा अच्छा मौका था उनके पास, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने वो कैसी हिट मारी। उससे पहले उन्होंने छक्का मारा, उसके बाद आउटसाइड ऑफ स्टंप फ्लाइटेड बॉल था, फिर वो मिड विकेट मारने चले लगे, तो एज होके जो है कैच आउट हो गए। ये एक्सपीरियंस भी गेन करना है आपको। अगर आपको एक चांस मिलता है, फिर हम लोग ही कहते हैं कि यार चांस नहीं मिला। अब ये बहुत अच्छा स्टेज जो है ना सेट था कल उनके लिए, और स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं।
तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये भी करना चाहिए कि हमारे जो अवेयरनेस है जो यंगस्टरों को, वो ये भी है कि गेम को थोड़ा और लंबा लेके भी जाएं। अगर आप छक्का मार दिया, हालांकि 2 बॉलों पे 10 रन किए उसने उस टाइम जब वो आउट हुए, लास्ट बॉल पे वसीम जूनियर को उन्होंने चौका मारा, उसके बाद पहला बॉल ही उसका फैसला अकरम का खेला छक्का मारा, उसकी तीसरी बॉल पे मतलब ये देखें ये चौका मारा उन्होंने, ठीक है। अब अगला बॉल जब वो खेलेंगे उसका फैसला अकरम का ये छक्का मारा, तो 2 बॉलों पे 10 किए उन्होंने। अब तीसरा बॉल उसके बाद अब ऐसे ही जो जस्टिफिकेशन नहीं है किसी भी बैट्समैन की जो है ना टीम के लिए कि आप इस तरह हिट मार के आउट हो जाए। अच्छा, सेम कामरान गुलाम के साथ भी हुआ, उन्होंने छक्का मारा उससे पहले उनको, ठीक है, और उसके बाद फिर उन्होंने उठा के मार दिया मिड विकेट पे, तो वो कैच आउट हो गए। और वो सेट प्लेयर है, अगर सेट प्लेयर सेट होकर अगर आउट हो जाएगा ना, तो जस्टिफिकेशन ये टीम के लिए भी नहीं। जब आप 220 करना चाह रहे हो, यही मुल्तान सुल्तान, सॉरी आपका टाइम ले रहा हूं, तो मुल्तान सुल्तान में देखें यही होता है कि जब वो, अब जैसे साबिज़ादा फरहान है, वो अगर सेट होते हैं तो 70-80 करते हैं, इजी हो जाता है ना नीचे आने वाले बैट्समैनों के लिए। वो नीचे आने, जब वो नीचे आते हैं तो उनके पास ओवर्स कम होते हैं, वो जाके अपने स्ट्राइक रेट जो है करते हैं और एक्सीलरेट करते हैं। एग्जैक्टली समी, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर को बड़ा कह रहे थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो इतने मुतासिर कोई बॉलिंग नहीं कर पा रहे इसमें। आपने देखा आज भी उन्होंने खासे रन्स दिए स्लिगिंग एक्शन के साथ, कभी ऑन साइड पे कर देते हैं, कभी ऑफ साइड पे। कैसे देखते हैं, क्या बताने वाला नहीं, हालांकि कोटनी वॉल्श है वहां पर तो, लेकिन उसके बावजूद वो किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं? इकबाल में देखें, कभी भी आप इस लेवल पे खेल लेते हो तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको आके बताएगा। ठीक है, हेल्प आउट के लिए आपके पास स्टाफ होता है, बॉलिंग कोचेज होते हैं, लेकिन आपको खुद भी रियलाइज करना चाहिए कि आप कहाँ गलतियां करेंगे। अगर आप देख लें उनकी सारी बॉलिंग कल के मैच के बारे में, तो ज्यादातर उनको बड़े लेग स्टंप पे रहना, तो वो ज्यादातर उनकी लाइन जो थी वो थी लेग स्टंप, मिडिल लेग की लाइन थी। जब आपको पता है विकेट में बॉल नहीं आ रहा, थोड़ा सा फंस के आ रहा है या कोई भी चांस है, तो आपको अराउंड ऑफ स्टंप रहना है गुड लेंथ पे। अगर आप यहाँ आएंगे तो जिस तरह के आजकल मॉडर्न डे बैटर्स हैं, बल्ले भी जिस तरह के बाउंड्री छोटी है, तो वो जहां बल्ले पे लगता है तो चांसेस यही होते हैं। इंडिया में आपको पता है आईपीएल में बल्ले पे रबर लगाई थी, अब अंपायर जब भी बैट्समैन आता है चेक करता है बल्ला बाकायदा। ये यहाँ पे भी ऐसा है, अंपायर चेक करते हैं, मैच से पहले भी ड्रेसिंग रूम में जाके प्लेयर के ड्रेसिंग रूम में, वहां तो मैदान में जब बैट्समैन आया मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बल्ला चेक कर रहा था कि रबर तो नहीं लगा हुआ। रबर से फर्क पड़ता है सभी एज अ बॉलर? ये आपको फवाद ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन करेगा। ये रबर लगाते थे इसलिए एक्सप्लेन करेंगे। नहीं, एज अ बैट्समैन के आपको जब बैटिंग है या आपको जब बॉल पता चलेगा। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। आज आराम का दिन है HBL PSL 11 में, और कल से नेशनल स्टेडियम कराची में बकिया मैचेस का आगाज होगा। कल के मैच के हवाले से हम बात कर रहे थे जिसमें मुल्तान सुल्तान ने रावलपिंडीज की टीम को 7 विकेटों से शिकस्त दी। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं ये बताते हुए कि जोश जगा दे जीत की धुन, विच इज पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फवाद आलम से पूछेंगे जो बल्ले पे रबर लगाने का मामला जो है ये क्या हो गया, इस पर बात करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि डेनिस लिली जो थे एल्युमिनियम का बैट लेकर मैदान में चले गए थे, अंपायर ने फिर उन्हें भगा दिया था। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम फवाद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। फवाद, अभी IPL में हमने देखा कि बल्ले पे रबर लगा दिया था बैट्समैन ने, जो अंपायर बाकायदा बार बार चेक कर रहे। इस तरह की चालाकियां होती हैं क्या क्रिकेट में? तो अब ये तो बड़ी अनहोनी सी बात है कि रबर लगा के बल्ले पे आ जाए, ऐसा होता तो नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें, हम समी भाई भी याद है, जाहिर है कि जब फील्ड जो बैट्स आए थे फील्डिंग के लिए, वो छोटे बैट्स होते थे, उसमें जो है फाइबर के भी होते थे और उसमें रबड़ भी लगे हुए होते थे, तो उससे फायदा होता है, फर्क पड़ता है, क्योंकि उसमें ज्यादा जान लचक भी होती है उसमें। नहीं, लचक इतनी नहीं होती क्योंकि उसमें जान ठीक ठाक होती है। आपकी जान बहुत कम यूज होती है, आपकी पावर, और उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। बॉल को अगर आप मारते हो तो वो ठीक ठाक ज्यादा दूर जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट ये अब चीज आई है, अब इसका क्या है ये तो अब जाहिर है ये बताया जाएगा। इसमें मुझे ज्यादा इल्म नहीं है इस चीज का कि IPL में ये चीज हुई है। आपने IPL के मैचेस देखे? नहीं, मैं अपने PSL के मैच देखता हूँ। PSL के अपने, ताकि आप जितनी होमवर्क करते हैं, इतनी पढ़ाई आप करते हैं माशाल्लाह, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। क्योंकि बात PSL की करनी है ना, तो इसलिए IPL के मैच का टाइम फिर नहीं मिलता। चले, अच्छी बात है, लेकिन हर तरफ नजर रखे ना। आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो पता चलता है ना कि दुनिया में क्या हो रहा है। एक बार में जिस गली जाना नहीं तो उस गली का रुख क्यों करना। हाँ,
वो गाना सुना दिया आपने। नहीं, बात सही है कि जब इंडिया देखें आईपीएल खेलने ना हमारे प्लेयर जाते हैं ना कोई जाता है, तो हमें जब जिस गली नहीं जाना तो उसकी ना मैं बात करता हूँ ना मैं उसका रुक गली में मत जाएगा। अच्छा, अब समी आपसे थोड़ी बात करता हूँ। साहबजादा फरहान जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में है, और मैंने परसों के कल के प्रोग्राम में भी बताया था कि 9 सेंचुरियां बना चुका है T20 में 15 महीने में, जिसमें कि इंटरनेशनल मैचेस भी और डोमेस्टिक की भी है, और अब भी वो 232 रन के साथ टॉप पर है। अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखें कि कल तो उसने रावलपिंडीज के खिलाफ 68, फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 32-24 किए लाहौर कलंदर, और हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ उसने सेंचुरी, नाकाबिले शिकर सेंचुरी बनाई, जबकि पहले मैच में इस्लामाबाद के खिलाफ नाकाम रहा। क्या समझते हैं, साहबजादा फरहान को लगता है कि क्रिकेट की बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रही है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो स्ट्रोक खेल रहा है? बिल्कुल इकबाल भाई, आप सही कह रहे हैं कि फॉर्म ऑफ द लाइफ है, लेकिन जिस तरह से अपनी वो फॉर्म यूटिलाइज कर रहे हैं वो एक बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप देखें कि मोस्टली उनके शॉट अगर आप देखें तो डाउन द ग्राउंड से नजर आएंगे, तो टेक्निकली उन्होंने बहुत वर्क किया है कि जिस तरह की बॉल आ रही है इस पिचेज पे, तो ज्यादातर एरिया जो है बी शेप में खेल रहे हैं, सामने डाउन द ग्राउंड खेल रहे हैं, जिसकी वजह से फुल फेस की वजह से उनके काफी चांस हो रहे हैं कनेक्ट करने के। और जब भी ये खेलते हैं आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि लंबा खेलते हैं, लंबा डीप जाते हैं। फवाद कह रहे थे जी आज हमारी फवाद ने भी बात की कि हमारे यंगस्टर को ये जरूर सीखना होगा, स्टार्ट मिल जाता है, इंटेंट भी जरूरी है, लेकिन जब आप एक्साइट हो जाते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि मैच के एंड तक जाए, फिनिश करें, क्योंकि देखिए दुनिया में वही बैट्समैन ग्रेट बने जो जाके जो है ना एंड डीप तक ले आते हैं, लंबी बारी करते हैं और टीम को जितवाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा साइन में दिखा है। साहबजादा फरहान की बैटिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? इकबाल भाई, जितनी तारीफ की जाए कम है। हमने परसों भी यही मैंने बात की थी कि उसने बहुत रगड़ा खाया हुआ है उधर डोमेस्टिक में, इसलिए देखें वो शाइन हुआ हुआ है और उसकी परफॉर्मेंस इसलिए निखर के सामने आती है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, पहले भी बोला, जितने भी यंगस्टर आते हैं कोई भी है, ऐसे प्लेयर होते हैं जिनसे आपको सीखना चाहिए कि जब आप नहीं मिलता आपको, जब आप ड्रॉप हो जाते हो, फिर तो आप सिर्फ ये इस पे मोबाइल पे सोशल मीडिया पे ना लगो, डोमेस्टिक में जाओ, उधर वर्क करो, उधर काम करो, उधर परफॉर्मेंस करो। साहबजादा ने वो किया है। अब इसकी वीडियो भी देखें आप, आती हैं, कभी वो घर पे नेट कर रहा है, कभी कुछ भी। अब वो दोस्त वगैरह करते हैं जो बनाई हुई है, लेकिन जब वो खेल रहा था, जब कुछ नहीं आता था, तो यही होता है, वो साइलेंस रह के ना, मतलब खामोश रह के अपनी परफॉर्मेंस करते रहो। तो उसने इतना रगड़ा खाया हुआ है, उसने इतना अपने साथ वर्क किया कि जब उस मेंटली वो इतना स्ट्रांग हो गया, बातें सुन सुन के, ड्रॉप हो के, तो उसने कहा अब जब मेरे पास चांस आएगा ना तो मैंने उसको ग्रैब करना है। वो उसने किया है और उसको एक्सपीरियंस इतना हो गया, क्योंकि जितने मैच इसने केपीके को भी जितवाए हैं, ठीक ठाक मैचेस जितवाए हैं, उसमें रनजे किए हैं, चाहे वो T20 हो, चाहे वो 4 डे खेला है, चाहे वो 1 डेज खेला है, तो उसको एक्सपीरियंस होगा कि यार इनिंग को बिल्ड कैसे करना। और इनिंग को बिल्ड करना आप डोमेस्टिक में ही सीखते हो, ज्यादातर आप 4 डे में सीखते हो और 1 डेज में सीखते हो, तो जो आपके काम आती है आगे चलते। आपने बिल्कुल सही कहा समी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे और डायरेक्ट आप पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे, बांग्लादेश के दौरे में 2-3 प्लेयर्स आ गए ना पाकिस्तानी टीम में, तो फिर कैसे काम चलेगा? जब तक आप पककर भट्टी में कुंदन नहीं बनेंगे, जब तक आपका तजुर्बा नहीं होगा, तो आप कैसे करेंगे? और साहबजादा फरहान की एग्जाम्पल सबके सामने। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात की इकबाल भाई। देखें, डोमेस्टिक का रगड़ा खाने की बात की तो बहुत जरूरी है, जितना आप खेलते जाते हैं उतना एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस जो है ना वो आपको काफी बैड पैचेस, गुड पैचेस, जिससे सबको आपको सिखाता है कि किस तरह लेके चल रहा है। साहबजादा फरहान की बात की, बिल्कुल जबरदस्त उनका दिख रहा है कि गेम प्लान उनका सिंपल है, जिस तरह से अपने शॉटों पर उन्होंने मेहनत की है, डेवलप किए 1-2 शॉट। पहले अगर आप देखेंगे, पहले जब आए थे इंटरनेशनल स्टेट पे इतने वो शॉट नहीं खेल रहे थे, लेकिन अब वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, साइड ही उनका पक्का है। देखिए, आप कट भी मार रहे हैं और मिड विकेट भी खेल रहे हैं और सीधा भी मार रहे हैं, वो हर तरह का स्ट्रोक खेल रहे हैं। और जिस तरह कहा ना आपने कि सामने वी शेप में वो ज्यादा स्ट्रोक खेल रहे हैं। और बात ये है कि देखें, हाई रिस्क शॉट नहीं खेल रहे आजकल। अगर आप देखें, नो लुक शॉट आ गया, रैप शॉट आ गया, लेकिन साहबजादा फरहान की बैटिंग में वो नजर नहीं आते। अपना गेम प्लान सिंपल रखा हुआ है, जो जोन में बॉल आती है, जिस तरह की उनकी पावर है, कनेक्ट करते हैं, और अभी तक उसके लिए बहुत अच्छा हासिल हो रहा है। फवाद, शान मसूद की अगर बात करें, सबने टैग लगा दिया, टेस्ट का कप्तान है, उसको जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उस पर लिखा होता सब्जेक्ट टू कैप्टनसी, कि अगर कैप्टनसी करेगा तो रहेगा। लेकिन उसने माशाल्लाह से अपने आप को T20 में जिस तरीके से उसने प्रूव किया, आप देखें कि कल के मैच में उसने 27 नॉट आउट, कोयटा ग्लैडिएटर्स 46 नॉट आउट, लाहौर कलंदर 44, 29 हैदराबाद, 6 इस्लामाबाद, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम टीम को लेकर चल रहा है।
और जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस रही, आप समझते हैं कि जो टैग लगा उसको वो टेस्ट का, उस टैग को वो खत्म करना चाह रहा है, कह रहा है मैं हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट का जो प्लेयर हूं। देखिए अब हमारे अंदर तो ये बहुत बुरी आदत है कि हम टैग लगाते हैं कि ये इसका प्लेयर है, इस फॉर्मेट का, इस फॉर्मेट का, इस फॉर्मेट का। खैर एनीवेज, एक प्लेयर को किसी को T20 से ही आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको भी T20 का ही प्लेयर आप नहीं मानते। आगे चल के आप कहते हैं T20 का ही प्लेयर नहीं है, सिलेक्शन आपने उसकी T20 से की हुई है। तो खैर मैं आता हूँ इस पे भी आता हूँ, एक बैटिंग देख रहे हैं, देखें ना आप, देखें हर जगह शॉट्स खेलते हैं, देखिए टाइम भी करते हैं, ये देखें उठा के जब टाइम एक्स्ट्रा कवर आप ऊपर से मारते हो, ये टाइमर है। उसके बाद ये देखें पुल भी मारते हैं, ये तो इनसाइड एज लकीर है। तो खैर जहां पर लंबी हिट चाहिए वहां पर लंबी हिट भी मारते हैं। इसके भी यही आऊंगा कि देखें जब ये बाहर हुए थे तो इन्होंने भी कोई गिला नहीं किया। जब बीच में ये बाहर हुए 4 साल पहले, यहाँ कुछ इंग्लैंड में 2-3 साल पहले बाहर हुए, तो ये गए डोमेस्टिक, इन्होंने डोमेस्टिक में सेंचुरी बनाई। उसके बाद ये गए इंग्लैंड में लेस्टर से खेले थे, लेस्टर से नहीं, हैम्पशायर से कुछ ये वहां पर यॉर्कशायर से उसने उधर सेंचुरी पे सेंचुरी डबल 100 भी किया उसने। उसके बाद पाकिस्तान में फिर डोमेस्टिक में रन किए, फिर जाके इसका नाम आया दोबारा। तो एक्सपीरियंस होके आता है ना बंदा। मैंने कहने का मकसद ये है कि अगर आप कहीं से भी ड्रॉप होते, कुछ भी होते हो, तो आपको डोमेस्टिक जाके जरूर खेलना चाहिए, वहां से आप पक जाते हो। और जहां तक इसकी बात है, अगर ये 2022 में मेरे ख्याल से T20 वर्ल्ड कप में ये था, उस फाइनल 11 में था जो पाकिस्तान फाइनल हारा इंग्लैंड से, और उसमें इससे ज्यादा रन किए थे, 25-26 रन किए थे। बड़ी अच्छी सी बात है कि इसके रन भी उसमें ज्यादा थे, पता है। 2022 में अगर आप इसकी T20 चौथे नंबर पे इसको हम अगर ब्रेक में जाएंगे तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे, शायद हमारे पास वो आए कि इसने रन कितने बनाए थे। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बैटिंग में इसके सबसे ज्यादा ऊपर रन थे, और उसके बाद ये आके ड्रॉप हो गया जब फखर जमान अनफिट हो गया था ना उस वक्त। उसके बाद ये ड्रॉप हो गया था, इसको फिर खिलाया भी नहीं विदाउट रीजन। तो मतलब ये चीजें अब सारी फेस करनी पड़ती है किसी भी प्लेयर को। बट वही वाली बात है कि इसने कभी आगे बोला नहीं कि यार मेरे साथ तो ये ज्यादती होती है, ये और ये, यहाँ ना इसने ट्वीट की। आजकल तो आपको पता है कहीं नाम नहीं आता तो ट्वीट कर देते हैं कि मैंने तो ये किया हुआ, मैंने तो ये किया हुआ है। और अच्छा हैरत की बात ये है कि बड़े अच्छी बातें ट्वीट करते हैं, क्योंकि वो अगले ही पल में सेलेक्ट भी हो जाते हैं। ये आप देखिए कितने प्लेयर अभी मैनेजर्स करते हैं। नहीं, अभी कल के बच्चे कहाँ से मैनेजर से करेंगे यार। आपने तो मैनेजर रखा हुआ है, वो तो देखें हमारी बात नहीं, हम तो बात अभी बच्चों की कर रहे हैं ना। तो बच्चे बूढ़े थोड़ी हुए, 40 साल के अभी तो आप। सर मैं तो बूढ़ा हो गया, क्योंकि अब खेलते नहीं है तो जाहिर है। तो मतलब ये चीजें भी हमें जो है ना, इस बात पे अब वो खैर वो बात ही टूट गई जो मैं बात कर रहा हूं। समी की तरफ आता हूं। समी, जिस तरह से फवाद कह रहा है, बात बिल्कुल सही कह रहा है। आप भी खेले, फवाद भी खेला। जो पिछले खिलाड़ी थे उनमें रख रखाव भी था, और वो मेहनत भी करते थे, और वो इस चक्कर में ट्वीट वगैरह के चक्कर में नहीं जाते थे, परफॉर्मेंस देते थे। लेकिन आप समझते जो नई पौध है उसकी बुनियादी वजह क्या है? दुनिया भर में मुख्तलिफ लीग्स है, पैसे बहुत ज्यादा आ गए, जिसकी वजह से दिमाग जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। आप रीजन क्या समझते हैं? इकबाल भाई देखें, यंग जनरेशन है आजकल, ये हर बंदा ट्विटर, लेकिन ये देखें पीसीबी का काम है कि ड्यूरिंग जितने भी प्लेयर्स हैं, जब तक वो खेल रहे हैं डोमेस्टिक चाहे इंटरनेशनल, थोड़ा सा एग्जैक्ट इखलाक में रहें। ठीक है, हर प्लेयर के साथ होता है अच्छा बुरा, ये कैरियर में चलता रहता है, लेकिन आप क्यों आके इसको डेवलप करें? जरूरी नहीं आप अपने गेम से जवाब दें, और ये हमारे प्लेयर को थोड़ा सीखना पड़ेगा कि अपनी अगर बॉलर है तो बॉल से जवाब दे, बैट्समैन है बैट से। गिला ना करे ट्वीट करके। देखिए गिला अफसोस होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे हाथ में जो कंट्रोलेबल चीजें ना वो हमारा गेम है इकबाल भाई, एज प्लेयर। तो हमें चाहिए हम उस पर फोकस करें और कोशिश करनी चाहिए बैट और बॉल से जवाब दें। सही फवाद, मैं बिल्कुल सही है। देखिए मैं इस बात को थोड़ा सा इस तरह भी लेके जाऊंगा कि जैसे आपने बोला कि वाइड बॉल पे जाते हैं पैसे ज्यादा, यस, इसलिए लड़के 4 डे को तरजीह नहीं देते। आप मुझे बताएं, वो जो अली उस्मान लड़का खब्बा स्पिनर है, वो 4 डे का बेस्ट बॉलर हुआ है, उसको आपने सिलेक्ट ही नहीं किया किसी भी फ्रेंचाइज ने। अब वो कैसे दिल जाके खेलेगा अगले 4 डे सारे मैचेस? मुझे बताएं ना आप उस पर। और दूसरी बात यह कि अगर आपने T20 में पैसा डाला हुआ है, तो जब लड़के रीजन से खेलते हैं तो उसमें भी 4 डे की बात कर रहा हूँ, उसमें भी पैसे होने चाहिए, ताकि हाँ उसमें है ही नहीं, मैच फीस कुछ भी नहीं है, तो प्लेयर का इंटरेस्ट ही नहीं है। आप 4 डे के ड्रेसिंग रूम में चले जाएं जब मैचेस हो रहे, तो बात सिर्फ T20 की हो रही होती है। कोई कहता है हाँ ठीक है 2 मैच खेलने हैं, मैं 3 मैच खेलूंगा, मेरे ये खिंच गया, मेरे ये खिंच गया। T20 में कोई कुछ नहीं कहता। इस चीज का भी इसलिए देखें ना, इसलिए हमें प्लेयर्स मिल ही नहीं रहे, डेवलपमेंट हो ही नहीं रही। लेकिन डेवलपमेंट हमें वहां से करनी है शुरू, ये T20 से नहीं करनी है। T20 क्रिकेट नहीं है, ये एंटरटेनमेंट है। एग्रीड।
फवाद आलम ने 5 सेंचुरियां बनाई, 5 बनाई थी ना आपने टेस्ट क्रिकेट में, देखें मुझे याद है 5 सेंचुरियां इन्होंने बनाई थी। और बता रहे हैं ये कि वाकई में जो डेवलपमेंट का काम है वो इस तरीके से नहीं होता, आपको खेलना पड़ेगा डोमेस्टिक, और जो लड़के डोमेस्टिक खेलते हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उन्हें उनकी कारकर्दगी का सिला भी मिलना चाहिए। इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं। जोश जगा दे जीत की धुन पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी, और ब्रेक के बाद फवाद आलम और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में सर्फ एक्सेल और पेप्सी के ताउन से पेश की जा रही है। आज आराम का दिन है और अब जो अगला मरहला है वो कराची में 8 अप्रैल से शुरू होगा। लाहौर में मजमूई तौर पर 14 मैचेस खेले गए, अब कराची में भी मैच होंगे। इस टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 44 मैचेस खेले जाने, फाइनल समेत 3 मई को इस टूर्नामेंट का फाइनल होगा। लेकिन एक नजर डाल लेते हैं पहले मरहले के इख्तिताम के बाद पॉइंट्स टेबल पर, और जिस तरह कल परफॉर्मेंस दी है मुल्तान सुल्तान्स ने, न सिर्फ उन्होंने अपना नेट रन रेट बेहतर किया बल्कि अब वो पॉइंट्स टेबल पर भी आ गए। तो मुल्तान सुल्तान्स की टीम इस वक्त 8 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर है। और फिर उसके बाद अगर आप देखें कराची किंग्स की टीम 3 मैचों में 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुड़ के ना देखना पड़े, सीधा सीधा आपकी तरफ बस बताते रहे कि कितने हैं। समझ देखें ये कि अब उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के 5 पॉइंट है 4 मैचों में, और लाहौर कलंदर्स के 4 पॉइंट है 3 मैचों में, पेशावर जल्मी के भी 3 पॉइंट्स हैं, और कोयटा ग्लैडिएटर्स के 2 हैं, और बाकी 2 बदकिस्मत टीमें रावलपिंडीज और हैदराबाद किंग्समैन हैं जो कि पहली मरतबा खेलनी है और इनका कोई भी पॉइंट नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, इकबाल पे अगर देखें मुल्तान सुल्तान जिस फॉर्म में नजर आई है अभी तक, और ऑलरेडी 8 पॉइंट पे पहुंच गई है, और अभी इनके आधे मैच बाकी हैं। अगर वो कहीं इससे अगले 5 मैच अभी बाकी हैं, तो आधे मैच अभी इनके बाकी हैं। अगर वो 1-2 मैच भी जीतती है तो प्ले ऑफ के लिए तो अभी से क्वालिफाई हो गए। तो ये नजर आ रहा है आपको उनके कॉम्बिनेशन का, जिस तरीके से खेल रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर इसी तरह अगर आप बात करें कराची किंग की, पिछले साल से जो उनको थोड़ा सा लैग था मिडिल ऑर्डर, वो इस दफा इनका दिखा के उन्होंने काम किया इस पे और जबरदस्त नजर आए। तो कराची और मुल्तान इस वक्त जबरदस्त टीम में नजर आ रही है। लाहौर कलंदर्स के बारे में क्या कहें? लाहौर कलंदर देखें स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जिस तरह से कंट्रोवर्सी आई है इस टीम पे बहुत ज्यादा, तो देखना पड़ेगा कि आइंदा चंद मैचों में वो किस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, और वो फॉर्म उनकी अगले चंद मैचों में नजर आएगी। फिर बात करें आप कराची लैग की, तो ये ख्याल में लाहौर लैग से काफी डिफरेंट होगा। यहाँ की कंडीशन उस तरह नहीं है, थोड़ा सा बारिशें भी कम होगी, थोड़ा सा ड्राई कंडीशन होगी, ठीक है, वो होती है। रन बनेंगे कराची की पिच पर? बिल्कुल बनेंगे। कराची की पिच सबको पता है, थोड़ा सा बैटिंग साइड होती है, हल्का सा स्पिन होता है, लेकिन ये कि फिर भी बैट्समैनों के लिए अच्छी जगह है रन की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से क्या कहेंगे फवाद? जबरदस्त, देखें जैसे वो मैच हारे थे उसके बाद उन्होंने अच्छा कमबैक किया, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा नजर आ रहा है ओवरऑल, और क्योंकि एक्सपीरियंस है शादाब खान को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस दफा देखें लास्ट ईयर की उनकी जो, अगर आप बैटिंग लाइनअप या उनका कॉम्बिनेशन देखें तो इस साल का कॉम्बिनेशन फार बेटर है, फार बेटर है, मतलब बड़ी बैलेंस साइड है उनके पास। स्ट्राइकर्स 2024 में जीते थे कराची में, याद है आपको? एग्जैक्टली, वो जीते थे। तो स्ट्राइकर्स भी उनके पास मैच को लेकर चलने वाले भी हैं। शादाब खान अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अच्छी चीज क्या है, शादाब खान बैटिंग में तो चले वो करते आ रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में भी कर रहे हैं, और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। तो आई थिंक ये प्लस पॉइंट हो जाता है किसी के लिए, और समीर मिन्हाज की वजह से उनको बहुत फायदा हुआ। अगर आप देखें एज अ ओपनर, अगर जब भी देखें, जब आप खेल लेते, कौन था, रोंकी जो था, लूक रोंकी, जब वो देखें वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर था, और वो क्या करता था, वो चलाता थोड़ी था, वो स्ट्रोक्स खेलता था अपने, और वो परफॉर्म करता था, और इस्लामाबाद जीतती गई है। सेम अभी समीर मिन्हाज वही रोल अदा कर रहे हैं। तो जब तक वो ये देखे, कोई ऐसा प्लेयर आपके पास होना चाहिए जो लंबा भी खेले, स्ट्राइक रेट भी अच्छा लगे और कंसिस्टेंट भी हो। तो इस्लामाबाद के साथ वो बड़ी अच्छी बात है, इसलिए मैंने कहा बैलेंस कॉनवे है साथ में उनके साथ, तो मतलब एक्सपीरियंस भी है, यंगस्टर वो हैं जो अपकमिंग यंगस्टर हैं जो डोर नॉक कर रहे हैं और फॉर्म में हैं, तो जबरदस्त कर रहे हैं, और होपफुली आगे चल के और इनकी परफॉर्मेंसेज और निखरती रहेंगी। और जहां तक आपने लाहौर कलंदर की बात की थी,
कंट्रोवर्सीज आई हैं, बट उन्होंने जो लास्ट मैच खेला उस कंट्रोवर्सी के बाद ऐसे लगा था कि वो ओपनर नहीं करे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन उन्होंने वन साइड कर दिया मैच अगेंस्ट किसके, रन कर दिए एग्जैक्टली अगेंस्ट किसके, मुल्तान के। तो बड़ी टीमों की यही निशानी होती है, कुछ भी होता रहा है बाहर, बट जब वो ग्राउंड के अंदर उतरती है ना तो नो एक्सक्यूजेज होता है। फखर जमान के 2 मैचेस नहीं खेले, उनका एक मैच और रह गया, वो हो जाएगा खत्म, तो फिर फखर जमान भी आ जाएंगे। तो लाहौर की अच्छी वे बैलेंस साइट है, चीजें हैं, अब आगे देखेंगे, क्योंकि वही जैसे समी भाई ने कहा कि अब जो है कराची ले के अब सारे मैचेस यहाँ पर हैं ज्यादातर ना, तो अब यहाँ पर देखना पड़ेगा जितनी टीमें वहां से भी जीत के आई हैं और जो आ रही हैं वो यहाँ पर अपने आप को कैसे सेटअप करती हैं और कैसे इस चीज को कंडीशन को यूटिलाइज करती हैं। पेशावर एक सॉरी आपकी बात काटूंगा, हमने कहा था जब एड पे जाने के लिए तो हमने कहा था कि शान मसूद क्या बताएंगे, ये आगे हमारी टीम बड़ी तेज है। तो उन्होंने 7 मैचेस खेले थे सर, 175 रन बनाए थे, वो पहले नंबर वर्ल्ड कप में 2022 पहले नंबर पे थे, उसके साथ फिर दूसरे नंबर पे रिजवानी थे, उसके भी 175 रन थे। तो उसके बाद शान मसूद को बाहर हो गए, टीम से बाहर कर दिया था। तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब सिलेक्टर्स देंगे ना? वही वाली बात है ना कि कोई पूछगीछ नहीं है ना, कि एक बंदा परफॉर्म करके आ रहा है, ठीक है, फाइनल भी खेले हैं। रमीज राजा थे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हाँ, बस वही होता है ना, वो जब कोई आता है तो हर चीज हट जाती है, फिर यूट्यूब फिर शुरू हो जाता है। चले यूट्यूब पे, अच्छा वो कौन, वो अपना यूट्यूब करते हैं, ये खुल के बोले ना। तो मैं यही तो बात कह रहा हूँ, करते हैं ना आप नहीं, आप मुझे बताएं एक चीज का मुझे जवाब दें। जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आते तो आपने यूट्यूब नहीं करना, जब आप जाएंगे तो आपने यूट्यूब करना है। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? यहाँ तो तायात पे उस पर पाबंदी लगाए ना, जो भी मुंसलिक हो रहा है इदारे कैसे लगाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और इस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मोहम्मद समी से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। फवाद आलम भी हमारे साथ मौजूद है और ये बताते हुए कि जोश जगा दे जीत की धुन, पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे जीत की धुन में फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने आपको कहा था कि मोहम्मद समी से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। समी, अगर हम देखें बैट्समैनों की, बॉलर्स की कारकर्दगी देखें, पहले तो आप बॉलर्स का दिखाते हैं ना, क्योंकि आपसे बॉलर्स के हम बात करेंगे, तो बॉलर्स दिखाए। हसन अली की जो है वो 8 विकेटें 3 मैचों में, और एक मैच में उनकी 4 विकेटें थी। अब तक जो बॉलर्स हैं, 3 बॉलर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने 4-4 विकेटें ली हैं, जिसमें कि शाहीन आफरीदी, हसन अली और कल के मैच में जो था वो फैसल अकरम, वरना बाकी कोई बॉलर ऐसा नहीं था कि जिसने एक मैच में 4 आउट किए हो। ओवरऑल देखें आप, शाहीन आफरीदी का इकोनॉमी रेट जबरदस्त है 7.09 का, और हसन अली की तो क्या बात है 6.33 का। और फिर उसके बाद बाकियों को देखें, अबरार, अरफात मिनाज, शादाब खान, कैसे देखते हैं आप? इसमें स्पिनर्स ज्यादा हैं या फास्ट बॉलर्स तो हैं, लेकिन स्पिनर्स भी हैं काफी? स्पिनर ज्यादा हैं थोड़ा सा, लेकिन अगर बॉल पे देखा जाए जितने पेसर हैं, हसन अली एक्सपीरियंस आपको दिखेगा, काफी सालों से खेलते आ रहे हैं, PSL पाकिस्तान टीम से भी खेल रहे हैं। शाहीन अफरीदी दिखेंगे, वो भी आपको टॉप विकेट टेकर में दिख रहे हैं, तो एक्सपीरियंस आपको नजर आ रहा है। ऐसा अनएक्सपीरियंस बॉलर के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा है ये लेग, आपको ऐसा कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। और अब बात करें अबरार अहमद की, आप सबको पता है कि मिस्ट्री स्पिनर है, जबरदस्त फॉर्म में, और मुझे लगता है कराची लेग में उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। जी हाँ। और बात करें फाद मिनाज की, जिस तरह से जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, इकॉनमी रेट देखें अगर आप, अंडर 7 और यंग स्टर हैं, तो बड़ा जबरदस्त ये भी एक एडिशन है। हाँ ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं अरफात मिनाज 2024 में जब टीम गई थी ना जिम्बाब्वे, तो ये भी और फैसल अकरम दोनों पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और फैसल अकरम की भी अब कल की विकेटें 4 मिला लें तो 5 विकेटें उनकी हो गई। मैरीडथ जो है हैदराबाद जो है वो किंग्समैन के, उनकी भी 5 विकेटें। तो ओवरऑल ये बैटिंग की अगर हम बात करें फवाद, तो बैटिंग में जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि टॉप पर जो है वो आपके साहबजादा फरहान है, जिनके 232 रन है, 181 का स्ट्राइक रेट है इनका, और बिल्कुल सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट इन बैट्समैनों में इन्हीं का है, उन्हीं का 181 का है। और अच्छी बात है, जो कि चाहिए होता है। देखिए मैंने कहा ना कि जब जो ओपनर्स होते हैं उनके ऊपर बड़ा डिपेंड करती है पूरी टीम, क्योंकि पता चलेगा कि यार आपकी जो है इनिंग्स कहाँ पे जाके खत्म होगी, कहाँ पे जाके फिनिश होगी। तो साहब फरहान जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, उनके साथ स्मिथ हैं, ठीक है, तो वो भी अगर आप देखें तो उनका भी जो है स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो कितना है, तकरीबन 154 का, 154 का स्ट्राइक रेट उनका भी है। तो अब आप देखें कि ऑल टुगेदर अगर जो एक ओपनर्स हैं
दोनों का अगर आप स्ट्राइक से देखें, दोनों भी किसी भी ओपनर अगर किसी भी टीम के साथ लगा रहे तो दोनों का स्ट्राइक इतना अच्छा नहीं होगा 150 से ऊपर। तो दोनों का जबरदस्त। तो इसलिए देखें 190 भी जब चेस करने जा रहे हैं तो वो 4 ओवर पहले या 3 ओवर पहले कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ देम, मतलब इन दोनों की वजह से कि वो अपना स्ट्राइक रेट नीचे ही नहीं आने देते। और फिर जब नीचे वो टर्नर भी आते हैं, फिर शान मसूद भी आते हैं, तो उनका भी देखें 178 का है, टर्नर का 189 का है। तो उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा चल रहा है, बैटिंग यूनिट भी अच्छा चल रहा है और बॉलिंग यूनिट तो स्पिनर्स छाए हुए हैं। समीर मिन्हास पहली मरतबा खेल रहे हैं, पाकिस्तान अंडर 19 से आए, 180 रन है 3 मैचेस में उनके, और उनका स्ट्राइक रेट 171 का है। और एक यंगस्टर जो पहली दफा आया, लोग कह रहे हैं कि ये, अगर हम ये कहें कि ये दरियाफ्त है इस दफा HBL PSL की, तो बेजा ना होगा। उनकी बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे? बल्कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की, जिस तरह से वो बारी कर रहे हैं, देखें किसी भी यंगस्टर के लिए बहुत जरूरी होता है जब T20 फॉर्मेट में आता है तो किस तरह अपने आप को वो एज ए फुल प्लेयर बता सकता है कि आपको ग्राउंड में खड़े रहना है। लेकिन बाकी अगर आप प्लेयर की बात करें, अभी तक अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मेन चीज ये नजर आ रही है कि इनके पास टाइम है, अपने गैप्स का पता है, इनको फील्ड को खेलना है, और जिस तरीके से मतलब अटैक ही कर रहे हैं बॉलरों पे, सेट नहीं होने दे रहे किसी को। हमारे यहाँ काफी यंगस्टर हैं जो अभी तक जो है वो इसी में है कि हमने लंबे रन करने, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं जाके। तो थोड़ा सा ये देखें, अपने जोन में रहते हैं, टाइम कर रहे हैं, जो पता है फील्डिंग का, तो ऑन साइड ऑफ साइड पे फवाद दोनों जगह स्ट्रोक खेल रहे हैं, ग्राउंड की चारों तरफ ये स्ट्रोक्स खेलते हैं, इसमें जबरदस्त बैटिंग ये करते हैं। मैंने वही कहा था कि बहुत अरसे बाद हमें एक प्रॉपर बैट्समैन नजर आ रहा है, ना कि मतलब फास्ट बॉलर्स पे और सेम टाइम स्पिनर्स पे भी जब वो बैटिंग करते हैं तो दोनों बहुत कम हमें देखने के लिए मिला है कि कोई स्पिनर्स पे अच्छा होता है, कोई फास्ट बॉलर पे अच्छा होता है। तो ये बड़ी एक चीज और है, आपने जैसे कहा ना कि सब ये कह रहे हैं कि ये दरियाफ्त है PSL की, PSL की नहीं है। अंडर 19 में उसने इतना परफॉर्मेंस की हुई है पाकिस्तान की तरफ से, तो जब जाके उसको PSL पे मौका मिला है ना, तो PSL तो पहली PSL है, यही तो है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। PSL तो डोमेस्टिक जो है हमारा PSL तो खेल है अच्छा, अंडर 19 के बाद अभी तक वो डोमेस्टिक में उसको किसी ने चांस नहीं दिया। ये भी देखना पड़ेगा, अब आएगा ना ये, लेकिन ये पहले होना चाहिए। अंडर 19 जब खेल के आता है तो बंदा लड़का और परफॉर्म करके आता है, डोमेस्टिक में सबसे पहली टीम को उठाना चाहिए और उसको डोमेस्टिक में परफॉर्म देना चाहिए। कल के मैच के हवाले से मुख्तसरन बात कर लेते हैं कि कल कराची में मैच खेला जाएगा, हैदराबाद किंग्समैन और उसका मुकाबला होगा पेशावर ज़ल्मी की टीम से। तो क्या कहेंगे, मुख्तसरन बताइए, हैदराबाद किंग्समैन कम बैक कर सकता है? समी पहले आप बताइए। मेरे में कम बैक करना भी चाहिए जिस तरह से वो स्टार्ट हुआ उनका, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लगता है। पेशावर ज़ल्मी एक एक्सपीरियंस टीम है, बैलेंस टीम है, तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन थ्रू आउट जैसे हमने बात की कि हो सकता है कि इंडिविजुअल इनिंग भी किसी टीम को जिता दे, तो इस टाइम के उनके प्लेयरों को थोड़ा सा उठना पड़ेगा, रन कर जाए, कुछ पता नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। फवाद आपकी क्या राय है? देखिए तीनों मैच हारी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि उनको मैच जीतना जरूरी है इस टूर्नामेंट में अगर रहना है। क्योंकि अगर ये एक आध मैच और अगर जैसे कल का मैच अगर हार गए तो इनके लिए तो नॉकआउट सिस्टम बिल्कुल हो जाएगा कि अगले 6 में से 6 मैच जीतने पड़ेंगे, अदरवाइज ये टॉप 4 से बाहर हो जाएंगे। ऑन सेम टाइम पेशावर ज़ल्मी का भी ये देखे कि उन्होंने एक ही मैच खेला हुआ है, तो उनके लिए भी इतना आसान नहीं है। क्योंकि सिर्फ एक मैच नहीं, पूरे अगर आप देखें 12-13 दिन कितने दिन हो गए जब से PSL शुरू हुई है, 26 मार्च से शुरू हुई, तो आप देख लें ये जो है 5 और 8 को मैच 13 दिन हो जाएंगे। 13 दिन में उन्होंने एक मैच खेला, एक वॉश आउट हुआ, तो उनके लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन मैच हमें अच्छा देखने के लिए मिलेगा। देखें, तवक्को करते हैं कि कल जब कराची के नेशनल स्टेडियम में हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मैदान में उतरती तो देखते हैं कि फतह का ताज किसके सर पर सकता है। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी अपने इख्तिताम को पहुंची। मिर्जा इकबाल बेग, मोहम्मद समी और फवाद आलम को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।